मैं ये चाहता हूँ कि सरकार किसी भी कीमत पे हमें यहाँ से उठा ना पाए। आज तक डिजिटल में इस वक्त की बड़ी खबर। Indian farmers are back on the streets this February. पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। There are farmers from Punjab who intend to enter into parliament. सरकार और किसानों के बीच कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। The farmers protest. देश में किसान एक बार फिर से सड़कों पर आ गए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। ये फार्मर प्रोटेस्ट फिर से शुरू हो गया है और इस बारी उनकी सबसे बड़ी डिमांड है MSP। India's farmers are back on the streets. नमस्कार दोस्तों, आप में से कितने लोग एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पेरेंट्स फार्मिंग करते हों, बल्कि आपके मामा, चाचा, ताऊ, दादा, नाना या इनमें से कोई भी अगर फार्मिंग करता होगा तो आप किसानों की परेशानी जरूर समझ पाओगे। अगर आपने विलेज लाइफ देखी होगी तो आप बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से किसान आंदोलन को समझ पाओगे। आज हम इसी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट किसान आंदोलन की बात करेंगे। पहले 2020-21 का आंदोलन और फिर 2024 में शुरू हुआ किसान आंदोलन 2.0। मैं आपको गारंटी देती हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आपको हमेशा के लिए ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फार्मर्स प्रोटेस्ट। मैंने एक सीरीज लिखी हुई है टॉपिक्स की कि जिनके बारे में हम फार्मर्स प्रोटेस्ट को समझने के लिए आज बात करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला है एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, मतलब अभी क्या चल रहा है फार्मर्स प्रोटेस्ट के मुद्दे पर। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ फार्मर्स प्रोटेस्ट सिंस 2020, मतलब 2020 से जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें, और अभी जो चल रहा है किसान आंदोलन 2.0 उसकी हिस्ट्री क्या है, लाइक ये पूरा क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं तब और अब क्या क्या हो रहा है। तीसरी चीज है कि आखिरकार फार्मर्स डिमांड क्या कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों को वही चीजें क्लियर नहीं है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। ठीक है, चौथी है इज गवर्नमेंट केपेबल ऑफ फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ फार्मर्स और नॉट, क्या सरकार सच में केपेबल है फार्मर्स की डिमांड को मानने के लिए या फिर नहीं है। ठीक है, पांचवी है हाउ इम्पोर्टेंट फार्मर्स आर फॉर इंडिया ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड्स और इन एवरी एस्पेक्ट, कि कितने जरूरी हैं फार्मर्स भारत के लिए किसी भी एस्पेक्ट में। ठीक है, देन सिक्स्थ पॉइंट है हमारा कंडीशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया आर द सेम फार्मर्स प्रोटेस्टिंग हु आर पुअर एंड नॉट रिच, मतलब कि भारत में फार्मर्स की क्या कंडीशन है और क्या वही फार्मर्स रोड पर या फिर बॉर्डर्स पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो अमीर नहीं हैं और जो गरीब हैं। सो अभी हम बात करेंगे व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। द भारतीय किसान परिषद along with other farmer groups such as किसान मजदूर मोर्चा and संयुक्त किसान मोर्चा has marched towards Delhi on December 2, मतलब ये जो तीनों यूनियंस हैं, भारतीय किसान परिषद, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने 2 दिसंबर को मार्च अपना शुरू किया दिल्ली की तरफ। और ये जो प्रोटेस्ट था फार्मर्स का, ये अभी जो 2024 वाला था ये बीच में रुक गया था क्योंकि एक फार्मर की डेथ हो गई थी, तो दोबारा से ये 2 दिसंबर को शुरू हुआ और इसको लीड किया सुखबीर खलीफा ने। ठीक है, ऑर्गेनाइजर्स बताते हैं कि लगभग 200 फार्म यूनियन से ज़्यादा इसमें हिस्सा ले रही हैं यूनियंस, और सारे जो 2020 के टाइम पे जो फार्मर्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो सारे नहीं हैं, पर उनमें से भी काफ़ी सारे फार्मर्स हैं। अभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये पंजाब की हैं, हरियाणा की हैं, मतलब मोस्टली इन दोनों स्टेट्स के किसान हैं, फिर उत्तर प्रदेश के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं। ठीक है, तो मेनली जो ये प्रोटेस्ट अभी चल रहा है इसको लीड कर रहे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल ऑफ BKU और सरवन सिंह पंढेर ऑफ किसान मजदूर मोर्चा। ठीक है, तो जो किसान हैं वो धरने पर बैठे हैं हमारे 2 बॉर्डर्स पर, पहला शंभू बॉर्डर और दूसरा कनौरी बॉर्डर पर। ठीक है, अभी अगर मैं इस वीडियो को 22 दिसंबर 2024 में शूट कर रही हूँ, तो अगर मैं आज के हिसाब से बताऊँ तो आज इस प्रोटेस्ट का 314वां दिन है। ठीक है, टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं क्योंकि जो हमारे फार्म लीडर हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल वो अनशन पर हैं, मतलब लगभग 25 से ज़्यादा दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया है। तो और उसके बाद ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है पंजाब सरकार को, सेंटर को और हरियाणा सरकार को कि आपकी जिम्मेदारी है, आप कुछ भी करो, उन्हें खिलाओ, उन्हें खाना खिलाओ, उनका जो अनशन है वो तुड़वाओ या उनकी मांगे पूरी करो, मतलब किसी भी तरीके से आप उन्हें मनाओ, क्योंकि अगर इस लीडर को, जगजीत सिंह जी को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
ऐसा जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है। कॉन्टिन्यूस प्रोटेस्ट हैज़ बिन गोइंग सिंस 2 दिसंबर। 2 दिसंबर से कॉन्टिन्यूस प्रोटेस्ट चल रहा है और आज 22 दिसंबर हो गया। बीच में फार्मर्स के जत्थे को भेजा गया, 101 फार्मर्स और कभी कितने फार्मर्स को कि हम दिल्ली जाएंगे, लेकिन जो हरियाणा पुलिस है वो फार्मर्स को जाने नहीं दे रही है, बल्कि उन पर टीयर गैस, रबर कैनन्स और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल कर रही है उनको रोकने के लिए। ठीक है, फार्मर्स को चोट लगती है, वो घायल होते हैं, फिर वो हॉस्पिटल जाते हैं, बट वो हार नहीं मान रहे और ना ही वो हार मानने को तैयार हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि हम कॉन्टिन्यूस हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। देन दे प्लेज टू ऑर्गेनाइज डेमोन्स्ट्रेशंस की कॉन्टिन्यूस हम डेमोन्स्ट्रेशंस करते रहेंगे। कभी वो ट्रैक्टर मार्च शेड्यूल करते हैं, कभी रेल रोकते हैं। सो नए नए तरीके से वो प्रोटेस्ट उनका जारी है। तो इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट क्या था कि हिस्ट्री क्या है इस फार्मर प्रोटेस्ट की। अब हिस्ट्री में हम सबसे पहले किसान आंदोलन 1.0 की बात करेंगे। ठीक है, सो ये जो प्रोटेस्ट है वो 5 जून 2020 को शुरू हुआ, जब सरकार 3 कानून लेकर आई जिन्हें किसानों ने काला कानून बताया। ठीक है, सबसे पहले अध्यादेश लाया गया, उस अध्यादेश को लोकसभा में पास कराया गया, फिर राज्यसभा में पास कराया गया और फिर लेकिन फार्मर्स को पता चला कि ये ऐसा जो कानून है वो 3 कानून आए हैं। तो फार्मर्स ने क्या किया, 24 सितंबर 2020 को 3 दिन का रेल रोको प्रोटेस्ट दोबारा से किया। फिर 26 सितंबर को क्या हुआ कि जो शिरोमणि अकाली दल है उसने जो बीजेपी का अलायंस है एनडीए उसको छोड़ दिया। फिर 27 दिसंबर 2020 को इस पर राष्ट्रपति की मोहर भी लग जाती है इन 3 कानूनों पर। इसके बाद फार्मर्स डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि सरकार इन बिल को कैसे भी ला चुकी है। तो वो 25 नवंबर 2020 को पंजाब के हरियाणा के फार्मर्स तैयारी करते हैं और अपने मूवमेंट का नाम रखते हैं दिल्ली चलो मूवमेंट, जिसकी परमिशन उन्हें दिल्ली पुलिस से नहीं मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली हम सबको पता है कि उस वक्त कोविड चल रहा था। ठीक है, तो फिर 26 नवंबर को फार्मर्स स्टार्ट करते हैं दोबारा से दिल्ली की तरफ आना, पर वही जो दिल्ली पुलिस है उन्हें आने नहीं देती और रोकने के लिए तो खैर बहुत तरीके हैं उनके पास, तो वाटर कैनन्स वही सब चीज़ें इस्तेमाल करती है। फिर 28 नवंबर 2020 को जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं वो फार्मर्स से बात करते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप ऐसे सड़कों पर मत बैठो, जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है बुरारी में आप वहां पे चले जाओ। लेकिन फार्मर्स उनकी बात नहीं मानते और ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं। फिर 3 दिसंबर 2020 में जो सरकार के बीच और फार्मर्स के बीच पहली बातचीत होती है इन कानूनों को लेकर, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। इसके बाद 5 दिसंबर 2020 को दूसरी बातचीत होती है, फिर कोई नतीजा नहीं निकलता। फिर फार्मर्स वही नए नए तरीकों से प्रोटेस्ट करते हैं, भारत बंद करते हैं कभी। तो सरकार जो है एक कदम आगे बढ़ाती है और बोलती है कि हम आपके हिसाब से इसमें अमेंडमेंट्स करने को भी तैयार हैं, लेकिन जो फार्मर्स बोलते हैं हमें बदलाव नहीं चाहिए, हमें ये काले कानून नहीं चाहिए, इनको आप वापस लो। इसके बाद ये जो फार्म लॉज वाला केस है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन लॉज के इम्प्लीमेंटेशन पर स्टे लगा देती है लगभग 1.5 साल के लिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 12 जनवरी 2021 को आया होता है। फिर रिपब्लिक डे वाले दिन बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स क्लैश करते हैं, उनमें लड़ाइयाँ होती हैं, पुलिस से उनकी मुठभेड़ होती है और वो ट्रैक्टर परेड करती हैं फार्म यूनियंस। कहाँ पे? रेड फोर्ट तक। रेड फोर्ट पर बहुत सारी प्रॉपर्टी डैमेज होती है। उस वक्त फार्मर्स को खालिस्तानी बुलाया गया और बहुत सारे तरीकों से उन्हें बेइज्जत किया गया। इसके बाद 6 फरवरी 2021 को जो फार्मर्स हैं वो चक्का जाम करते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं। ठीक है, पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि जो ये काले कानून है उनको वापस ले लिया जाए। फिर 6 मार्च 2021 को फार्मर्स को प्रोटेस्ट करते हुए 100 दिन पूरे हो जाते हैं। 8 मार्च को फार्मर्स ऐसा क्लेम करते हैं कि उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। फिर 15 अप्रैल 2021 को हरियाणा के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला प्राइम मिनिस्टर को लिखते हैं कि आप प्लीज किसानों से बातें करो, वरना अच्छे रिजल्ट्स नहीं होंगे। फिर फार्मर्स अपने तरीके से कोशिश करते रहते हैं, सरकार उनसे बातचीत करती रहती है, लेकिन सारी जो बातचीत है वो बेनतीजा होती हैं, कोई फैसला नहीं हो पाता। इसके बाद 22 जुलाई 2021 को 200 फार्मर्स, मॉनसून सेशन चल रहा होता है तब पार्लियामेंट का, तो वो अपनी एक पैरेलल संसद चलाते हैं पार्लियामेंट के साइड में ही। ठीक है, और इस जो उनकी संसद होती है इसमें ओपोजिशन लीडर्स भी शामिल होते हैं। हर तरीके से फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि इन कानूनों को वापस ले लिया जाए। और फिर 19 नवंबर 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि उन्होंने काले कानून वापस ले लिए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोटेस्ट है किसान आंदोलन 1.0 ये खत्म हो जाता है। इसके बाद 2022 में कोई प्रोटेस्ट नहीं होता, 2023 में कुछ नहीं होता
और इसके बाद शुरू होता है हमारा किसान आंदोलन 2.0, जो कि 2024 में मतलब इसी साल शुरू हुआ। किसान आंदोलन स्टार्टेड ऑन 13 फरवरी 2024। 13 फरवरी को शुरू हुआ। फार्मर्स ने दोबारा से पंजाब से, हरियाणा से दिल्ली की तरफ आना शुरू किया, लेकिन इस बार कोई कानून नहीं आए थे जिनके खिलाफ फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस बार फार्मर्स की 12 मांगे थी जो कि वो सरकार से डिमांड कर रहे थे। 2 बॉर्डर्स पर किसान जाते हैं, शंभू और कनौरी बॉर्डर पर, ठीक है, लेकिन उनको रोक दिया जाता है। हरियाणा पुलिस उन्हें आगे जाने नहीं देती। इसके बाद 21 फरवरी को एक किसान जिनका नाम था शुभकरण, है ना, तो फार्मर्स और पुलिस के बीच किसी क्लैश में उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद 10 मार्च को ये जो शुभकरण वाला केस है ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचता है, इन्वेस्टिगेशन होती है। उस वक्त लोकसभा इलेक्शंस भी शुरू होने वाले थे, तो फार्मर्स ही बताते हैं कि हम अब जो इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें बीजेपी कैंडिडेट्स को सपोर्ट नहीं करेंगे। फिर ये जो शुभकरण वाला केस है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। 17 अप्रैल को फार्मर्स फिर से रेलवे ट्रैक जाम करते हैं कि जो भी आपने फार्मर्स को अरेस्ट किया है आप उनको रिलीज करो, क्योंकि जब शुभकरण की डेथ हुई थी तो बहुत सारे फार्मर्स को अरेस्ट किया था पुलिस ने। फिर 9 जुलाई को जो सरकार है वो शुभकरण की बहन को नौकरी देती है, 1 करोड़ का उसके परिवार को कंपनसेशन देती है। और 10 जुलाई को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ऑर्डर करते हैं हरियाणा पुलिस को कि शंभू बॉर्डर 1 हफ्ते में खुल जाना चाहिए, लेकिन हरियाणा पुलिस मना कर देती है और वो भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो लोग अपील डालते हैं कि हमें अपना जो जवाब है वो दायर करने के लिए कुछ समय दिया जाए। फिर 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर करता है कि शंभू बॉर्डर की 1 लेन को खाली कर दिया जाए, मतलब खाली छोड़ दिया जाए फॉर एम्बुलेंस, सीनियर सिटीजन्स एंड स्टूडेंट्स, कि इनको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। 25 अगस्त को फिर फार्मर्स और पंजाब और हरियाणा के पुलिस ऑफिशियल्स के बीच में मीटिंग होती है शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए। फिर 2 सितंबर को जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक कमेटी बनाता है शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए, ठीक है। 4 को ये बातें होती हैं उनके बीच, लेकिन फिर भी शंभू बॉर्डर नहीं खुलता क्योंकि बातों का कोई जो रिजल्ट है वो नहीं निकलता। फिर 18 नवंबर को फार्मर्स डिसाइड करते हैं कि अब हम 6 दिसंबर 2024 को दोबारा से प्रोटेस्ट करेंगे, दोबारा से दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। फिर 26 नवंबर को पंजाब पुलिस किसान नेता डल्लेवाल को अरेस्ट कर लेती है, ठीक है। फिर 8 दिसंबर को 101 फार्मर्स ने दोबारा से ट्राई किया, लेकिन दोबारा से उन्हें एंट्री नहीं मिली। और आज 22 दिसंबर है, अभी भी हालात वही हैं, फार्मर्स को दिल्ली जाना अलाउड नहीं है फिलहाल, ठीक है। अब हमारा सेकंड पॉइंट जो था वो था डिमांड ऑफ फार्मर्स, कि फार्मर्स क्या डिमांड कर रहे हैं। उनकी 12 डिमांडें हैं। अभी मैं मेन डिमांड्स की बात करूंगी। सबसे पहली है लीगली गारंटेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर 23 क्रॉप्स। 23 क्रॉप्स के लिए उनको लीगल गारंटी चाहिए एमएसपी की, वो भी डॉक्टर MS स्वामीनाथन कमीशन रिकमेंडेशंस के हिसाब से। अब इसका मतलब क्या है पहले हम ये जानेंगे। नाउ व्हाट इज एमएसपी? एमएसपी क्या है? MSP इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो प्राइस जो कि सरकार डिसाइड करती है फार्मर्स को देने के लिए, और जो कि सरकार है वो फार्मर्स की क्रॉप्स इसी प्राइस पर खरीदती है। ये जो MSP है वो हर सोइंग सीजन के पहले सरकार अनाउंस करती है। The government purchases crops from farmers at the MSP if the market price falls below the announced price. इससे फार्मर्स को ये फायदा होता है कि अगर जो उनकी क्रॉप्स का प्राइस है वो मार्केट प्राइस के नीचे चला जाता है, तब भी जो सरकार है उसने जो MSP अनाउंस किया होता है वो उसी रेट पर किसानों का क्रॉप है वो खरीदती है। इससे किसानों को नुकसान नहीं होता, ठीक है। अब ये जो MSP देना है ये कौन डिसाइड करता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ये कुछ चीज़ों को कंसिडर करके डिसाइड करती है कि कितना MSP होगा कौन से क्रॉप के लिए। सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जो किसान है उसके बीज कितने के आए होंगे, फर्टिलाइजर्स, इन सब का प्राइस और उनकी जो लेबर कॉस्ट है सबको देखती है। फिर डिमांड एंड सप्लाई फॉर क्रॉप्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। इंटरनेशनल मार्केट्स में डिमांड और सप्लाई कैसी है, डोमेस्टिक इंटरनेशनल प्राइसेस को देखकर वो डिसाइड करती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब बात यह है कि वो 23 क्रॉप्स कौन सी हैं जो फार्मर्स, जिन पर फार्मर्स को MSP चाहिए। अब उसमें है पैडी, मतलब राइस है, मक्का, ज्वार, बाजरा, और चने हैं, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द दाल, पीनट, रेप सीड, सोयाबीन, सनफ्लावर ऑयल, शुगर केन, कॉटन, मतलब ये सब जो क्रॉप्स हैं इस पर जो फार्मर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं लीगली गारंटेड MSP की।
अब वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन के द्वारा एमएसपी प्राइसेस उन्हें दिए जाएं। सबसे पहले जो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन थे वो एक रिनाउंड एग्रीकल्चरलिस्ट थे और इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। इन्होंने नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स सेटअप किया था और उसके हिसाब से इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था, दैट इज C2 + 50% फॉर्मूला। इसके हिसाब से फार्मर्स को एमएसपी दी जानी चाहिए। अब C2 में क्या क्या इंक्लूड होता है? C2 में इंक्लूड होता है A2 + FL प्लस एक और कॉस्ट। अब A2 क्या है? जो डायरेक्ट कॉस्ट फार्मर्स की लगी है, मतलब उसकी सीड्स कितने के थे, फर्टिलाइजर्स कितने के लाया होगा एक फार्मर, पेस्टिसाइड्स कितने के थे, लेबर कितने का था, दैट इज A2। नाउ FL क्या है कि जिन लोगों ने खेत में काम किया था उनका लेबर, मतलब उनकी दिहाड़ी कह लो या उनका जो भी मेहनत थी उनका पैसा, दैट इज FL। अब तीसरी जो कॉस्ट है वो ये थी कि जिस ज़मीन पर फार्मर्स ने जिस ज़मीन पर खेती की है उसका रेंट भी, जो एमएस स्वामीनाथन थे उन्होंने उसका रेंट भी इसमें इंक्लूड किया था। तो इन तीन चीज़ों को मिलाकर बनता है A2 और उसका 50% और। तो मतलब स्वामीनाथन जी ने कहा था कि इस फॉर्मूले के हिसाब से फार्मर्स को दिया जाना चाहिए एमएसपी, लेकिन अभी जो सरकार है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नहीं दे रही है, तो फार्मर्स सरकार से वही डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। देन सेकंड जो डिमांड थी फार्मर्स की वो थी वेवर फॉर फार्म लोन्स, मतलब जो फार्म लोन्स हैं, जो किसानों ने जो भी कर्जा लिया हुआ है उसको माफ़ कर दिया जाए। तीसरी डिमांड है पेंशन फॉर फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स, फार्मर्स को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन दी जानी चाहिए, वो भी 10,000 रुपये उन्हें पेंशन दी जानी चाहिए, ये उनकी थर्ड डिमांड है। चौथी है जस्टिस फॉर विक्टिम्स ऑफ द 2021 लखीमपुर खीरी वायलेंस, मतलब इंसाफ दिलाया जाए उस वायलेंस में जो भी विक्टिम्स हैं उनको, और पनिशमेंट दी जाए जो भी अक्यूज्ड हैं। अब लखीमपुर खीरी वाला केस है क्या? तो वो ये जो केस है वो हुआ था जब फार्म लॉस को लेकर फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। 3 अक्टूबर 2021 की बात है। लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट के तिकोनिया एरिया में जो फार्मर्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जो हमारे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य, वो किसी विलेज में विजिट करने के लिए जा रहे थे, तो फार्मर्स उन्हें जाने से रोक रहे थे। तो वहाँ पे हुआ क्या, 3 कार आती हैं, मतलब फार्मर्स जा रहे थे, तो सबसे पहली जो थार थी, महिंद्रा थार आती है, और वो मतलब हिट एंड रन का केस था। थार आती है और किसानों को कुचल के निकल जाती है। उस कॉन्वॉय में 2 और पीछे गाड़ियां थी, वो भी बैक टू बैक उनके पीछे जाती हैं, जिससे बहुत सारे फार्मर्स की डेथ हो जाती है। और फार्मर्स वहाँ पे जो आई विटनेसेस थे इस इंसिडेंट के, वो ये भी क्लेम करते हैं कि उन कारों में से गन शॉट्स भी चलाए गए थे, मतलब गोलियां भी चलाई गई थी। ठीक है, लगभग 8 लोग मर गए थे इस वायलेंस में। 2 फार्मर्स ऑन द स्पॉट मर गए थे, 2 फार्मर्स हॉस्पिटल में मर गए थे, 10 फार्मर्स इंजर हो गए थे। फिर फार्मर्स को गुस्सा आता है, जो पीछे 2 गाड़ियां थी उनमें से वो 3 लोगों को निकाल कर जान से मार देते हैं। तो लगभग 8 लोगों की इसमें मौत हो जाती है। अब इसमें एक जर्नलिस्ट भी थे 28 साल के, जिनका नाम था रमन कश्यप, उसमें इनकी भी डेथ होती है। ठीक है, अब ये क्लेम किया जाता है फार्मर्स के द्वारा कि उन 3 कारों में से 2 कारें वो किसकी थी, यूनियन मिनिस्टर अजय कुमार मिश्रा की थी, और आई विटनेसेस ने देखा है कि उनका बेटा आशीष मिश्रा उस कॉन्वॉय में था और उसमें से एक कार वो चला रहा था। तो तब से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी कुछ सस्पेक्ट्स को अरेस्ट भी किया गया था, और फार्मर्स जो हैं वो इसी में इंसाफ चाहते हैं, और जो अक्यूज्ड हैं उनके लिए पनिशमेंट की डिमांड करते हैं। तो ये है फार्मर्स की चौथी डिमांड। ठीक है, 5वां है कंपनसेशन एंड गवर्नमेंट जॉब फॉर फैमिलीज ऑफ फार्मर्स, मतलब जो 2021 में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जितने भी फार्मर्स की डेथ हुई थी उनकी फैमिलीज को कंपनसेशन दिया जाए और किसी भी एक इंसान को सरकारी नौकरी दी जाए। देन 6वां है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 शुड बी कंटिन्यूड, मतलब ये जो बिल है इसको वापस ले लिया जाए। अब ये बिल कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020। जो हमारे फार्मर्स हैं वो इस बिल को अपोज क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फार्मर्स को ऐसा लगता है कि इस बिल के आने से या इस बिल के होने से जो सब्सिडीज मिलती है बिजली पर फार्मर्स को, वो बंद हो जाएगी। पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्राइवेट कंपनीज के हाथ में चला जाएगा। दूसरा, जो अपोजिशन है उसने पार्लियामेंट में इस बिल का विरोध किया था, ये कहते हुए कि ये जो मुद्दा है बिजली वाला, ये कंकरेंट लिस्ट में है, मतलब ये स्टेट के जुरिस्डिक्शन में आता है, स्टेट के दायरे में आता है, तो आप इस पर बिना स्टेट से बातचीत करे आप इस पर लॉ कैसे बना सकते हो। दूसरा, फार्मर्स को ये भी डर है कि बिजली प्राइवेट हो जाएगी और सेम एरिया में मल्टीपल लोग बिजली को कंट्रोल कर रहे होंगे। सो फार्मर्स को सब्सिडीज ना मिलने का डर है, प्राइवेटाइजेशन होने का डर है। दूसरा, प्राइवेटाइजेशन की होने से जॉब लॉसेस का डर है। मतलब इन सब चीज़ों की वजह से फार्मर्स जो हैं वो चाहते हैं कि इस बिल को वापस ले लिया
लिया जाए। इसके बाद फार्मर्स की 7वीं डिमांड है विड्रॉल ऑफ पुलिस केसेस ड्यूरिंग पास्ट प्रोटेस्ट। जो पहले प्रोटेस्ट हुए हैं उसमें फार्मर्स के ऊपर जितने पुलिस केस हुए हैं उन्हें वापस ले लिया जाए। 8वीं है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 को वापस से लागू कर दिया जाए। अब ये एक्ट है क्या और ये कहता क्या है? ये जो एक्ट है ये जमीन से रिलेटेड है। तो फार्मर्स ये कहते हैं कि नोएडा अथॉरिटी ने, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने और यमुना अथॉरिटी ने उनसे उनकी ज़मीन सस्ते दामों पर खरीदी थी और अब तक भी उन्हें ना तो रिहैबिलिटेट किया गया है, दूसरी जगह दी गई है रहने के लिए, ना उन्हें सही से उसका दाम मिल पाया है, जिससे जिन लोगों के पास, जिन फार्मर्स के पास सिर्फ वो ज़मीनें थी उनके पास वो भी नहीं बची हैं और वो लोग सड़क पर आ गए हैं। ओके, सो फार्मर्स डिमांड क्या कर रहे हैं इस बिल में, है ना? फार्मर्स सबसे पहले डिमांड कर रहे हैं फेयर कॉम्पोजिशन की। जो उनकी ज़मीन ली गई थी उस समय पर उसका सही दाम उन्हें नहीं मिला और अब उन्हें उस ज़मीन का सही दाम चाहिए। दूसरी चीज़ ट्रांसपेरेंसी कि अभी एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाना चाहिए कि उस टाइम पर किस किस फार्मर की ज़मीन ली गई, वो कहाँ कहाँ थी, उसके पास टोटल कितनी थी और अब उस फार्मर के हालात क्या हैं। मतलब जिन कम्युनिटीज़ से आपने ज़मीन ली अब वो क्या सही सलामत है या उसे किसी कंपनसेशन की ज़रूरत है या किसी मदद की ज़रूरत है तो वो दी जाए। तीसरी चीज़ है जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं था, बस वो ज़मीन थी वो सरकार ने ले ली, उनको रिहैबिलिटेट किया जाए। चौथा है कि 10% जो डेवलप्ड लैंड है, अब जो उस पे मॉल्स या फिर घर बन चुके हैं, उस डेवलप्ड लैंड में से 10% फार्मर्स को दे दिया जाए। लैंड एक्विजिशन एक्ट यही कहता है। देन फार्मर्स की डिमांड है कि जो शॉर्टेज है ऑफ DAP फर्टिलाइजर उसको किसी तरीके से एलिमिनेट किया जाए, मतलब उनको प्रॉपर अमाउंट में ये जो फर्टिलाइजर है वो दिया जाए, क्योंकि फार्मर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर है ना। DAP की फुल फॉर्म है डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसमें 18% नाइट्रोजन है, 46% फॉस्फोरस है जो कि की न्यूट्रिएंट है रूट स्टैब्लिशमेंट के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए। ये फार्मर्स इस फर्टिलाइजर का तब इस्तेमाल करते हैं लाइक जब क्रॉप्स को सो किया जाता है तब इस फर्टिलाइजर का वो इस्तेमाल किया जाता है। और अब सही से इस फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से किसानों को ये ज़्यादा दाम पर खरीदना पड़ रहा है। जो भी स्टोर्स हैं और जो भी बेचने वाले लोग हैं वो उसको महंगा डबल ट्रिपल गुना करके उसको बेच रहे हैं, तो इससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। 10वीं फार्मर्स की डिमांड है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स शुड बी बैंड। ठीक है, अब फार्मर्स इसको क्यों बैन करने के लिए कह रहे हैं और क्यों चाहते हैं कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अपना नाम वापस ले ले। सबसे पहले तो इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है 1995 से। अब फार्मर्स इसलिए अपोज कर रहे हैं क्योंकि फार्मर्स MSP पर लीगल गारंटी चाहते हैं, लेकिन जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको डिनाई करता है कि फार्मर्स को MSP की लीगल गारंटी नहीं मिलनी चाहिए। इंडिया है वो फार्मर्स को लीगल गारंटी नहीं दे सकता। साथ में फार्मर्स ये भी चाहते हैं कि जो भारत है वो FTA फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स में भी अग्री ना करे, उन्हें ना माने। अब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स में क्या होता है, पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज समझा जाता है। हाई टैरिफ्स कोई भी कंट्री इंपोर्ट पर या एक्सपोर्ट पर नहीं लगाती है और जो भी रूल्स WTO बनाता है उसको फॉलो करती है, जिसमें कि टैरिफ्स को कम किया जाता है, टैक्स जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर उसको घटा दिया जाता है और जो कंट्रीज हैं उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ईजी बना दिया जाता है। इसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनका जो भी वो उगाते हैं उन्हें उसके सही दाम नहीं मिल पाते और वो सस्ते में जाता है। नेक्स्ट फार्मर्स डिमांड करते हैं 200 डेज ऑफ वर्क शुड बी गिवन एवरी ईयर, जो कि कांग्रेस के टाइम पर मनरेगा स्कीम आई थी। उसके अकॉर्डिंग जो सरकार थी वो क्लेम करती थी कि पूरे एक साल में 100 डेज का आपको गारंटेड एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, लेकिन फार्मर्स अब ये मांग कर रहे हैं कि उसमें 100 नहीं, उसमें 200 दिनों का एम्प्लॉयमेंट उन्हें दिया जाए और जिसमें दिन की दहाड़ी या दिन का काम करने का लेबर है वो 700 रुपये दिया जाए। देन उसके बाद 12वीं डिमांड ये है कि अ स्ट्रिक्ट लॉ शुड बी मेड अगेंस्ट फेक सीड्स, इंसेक्ट फर्टिलाइजर्स एंड कंपनीज। मतलब सीड्स की, इंसेक्टिसाइड्स की, फर्टिलाइजर्स की जो कंपनीज हैं जो इन चीज़ों को अच्छी क्वालिटी का नहीं बना रही हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट लॉ बनाया जाए। देन फार्मर्स की नेक्स्ट डिमांड है कि एक नेशनल कमीशन सेट किया जाए फॉर चिली, टर्मरिक एंड अदर स्पाइसेस। क्यों? जिससे कंज्यूमर्स का भी फायदा हो, फॉर द डेवलपमेंट, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने के लिए कोलैबोरेशन होगा अगर इंटरनेशनल नेशनल बॉडीज में, तो ये इंडस्ट्री को बेनिफिट करेगा। अब ये बात हो गई फार्मर्स की डिमांड्स की। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? नेक्स्ट पॉइंट था कि इज गवर्नमेंट केपेबल ऑफ फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ फार्मर्स और नॉट। क्या सरकार केपेबल है डिमांड पूरी करने के लिए फार्मर्स की या फिर नहीं है?
तो सबसे पहली बात, नीरज कौशल द राइटर इज प्रोफेसर ऑफ सोशल पॉलिसी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, यूएस। ये इनके व्यूज हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। उनके हिसाब से जो फार्मर यूनियंस हैं आर आस्किंग फॉर द मून, मतलब वो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, इतना सरकार उन्हें नहीं दे सकती है। नीरज कौशल बताते हैं कि अगर सरकार जो है वो फार्मर्स की डिमांड मान लेती है तो जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज हैं पंजाब की, हरियाणा की, यूपी की, वो डिवास्टेट हो जाएंगी और डिमांड्स को मानने के बाद जो सरकार है वो फिस्कल क्राइसिस में आ जाएगी, माइग्रेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। 2 एग्जांपल्स से मैं बताती हूँ। सबसे पहले जो फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं कि 200 दिनों का उन्हें गारंटेड एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, तो जो सरकार का बजट एस्टिमेट है मनरेगा का 2024-25 का, वो है 86,000 करोड़। फार्मर्स ये चाहते हैं कि सरकार इस स्कीम को 6 गुना बढ़ा दे। इसके बाद जो सरकार की कॉस्ट आएगी वो है 5 लाख करोड़ या फिर 8 लाख करोड़। तो सरकार का इतना बजट ही नहीं है कि वो ये कर पाए। दूसरा क्या था कि वो चाहते हैं कि फार्मर्स को पेंशन दी जाए 10,000 रुपए। तो इसमें वो बताते हैं कि जो एनुअल कॉस्ट आएगी पेंशन स्कीम की, अगर सरकार ये करने लग गई तो वो आएगी 12 लाख करोड़। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टोटल एक्सपेंडिचर था 2023-24 का, वो 48 लाख करोड़ था। तो इसमें और अगर पेंशन वाली मांग सरकार मान ले तो 12 लाख करोड़ उसका खर्चा होगा। एक डिमांड को मानने का इतना ज्यादा खर्चा, इसलिए सरकार के हिसाब से वो केपेबल नहीं है इन डिमांड्स को मानने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि हाउ इंपॉर्टेंट फार्मर्स आर फॉर इंडिया। इंडिया के लिए फार्मर्स कितने जरूरी हैं। इंडिया को लैंड ऑफ फार्मर्स कहा जाता है। फार्मर्स हमारे देश के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब क्यों? क्योंकि वो हमें सबसे पहले तो फूड प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो राइस हो, वीट हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स हों, कुछ भी हो, सब कुछ कहाँ से आता है? फार्मर्स से आता है। दूसरा, इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। कैसे? कि इनकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, रूरल डेवलपमेंट होता है, गांव का विकास होता है, पॉवर्टी कम होती है और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं बहुत सारी चीजों को एग्रीकल्चरल फील्ड में। दूसरा, फार्मर्स फूड सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं, कंट्रीब्यूट टू कल्चरल हेरिटेज एंड हैव अ लार्ज एग्रीकल्चरल सेक्टर। देन इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट एरेबल लैंड एरिया इन द वर्ल्ड। सो किसान हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। देन इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। 1964 में फूड शॉर्टेज हुई थी, इतनी कि जो हमारे तब के प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने खुद बोला कि अवॉइड पार्टीज एंड ग्रैंड वेडिंग्स, की पार्टीज ना अरेंज करो, ना उनमें जाओ। इसके बाद डॉक्टर MS स्वामीनाथन पिक्चर में आते हैं और वो ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करते हैं, इसीलिए MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। फिर जब से फार्मर्स ग्रीन रेवोल्यूशन को फॉलो करते हैं और इसके अकॉर्डिंग अपने क्रॉप्स को उगाते हैं, तब से 1964 का समय है और आज 2024 है, एक भी बार दोबारा से ऐसी फूड शॉर्टेज हमारे भारत में कभी नहीं आई। तो इसीलिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए फार्मर्स का कि वो लोग हैं जिसकी वजह से हम लोग अच्छे से जी पाते हैं, है ना, अनाज खरीद पाते हैं, खा पाते हैं। देन जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो है कंडीशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। आर द सेम फार्मर्स प्रोटेस्टिंग हु आर पुअर एंड नॉट वेल ऑफ, कि इंडिया में फार्मर्स की कंडीशन क्या है? क्या वही फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो गरीब हैं या फिर जो अमीर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो अगर फार्मर्स की कंडीशन की बात करें तो बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है फार्मर्स की। लगभग 100% फार्मर्स में से 85% फार्मर्स ऑपरेट करते हैं लगभग 8 बीघा जमीन पर या फिर उससे भी कम पर, जो कि शायद उतनी फर्टाइल भी नहीं है। देन फार्मर्स सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ 2022 की बात करें, लेटेस्ट डेटा ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से, तो 11,290 फार्मर्स और फार्म लेबरर्स ने अपनी जान ले ली, मतलब इन लोगों ने सुसाइड किया। और ये भी NCRB क्लेम करता है कि जो ये डेटा है वो सिर्फ रिपोर्टेड डेटा है, अगर हम रियल डेटा की बात करें तो वो 5-6 गुना ज़्यादा होगा इससे भी, ठीक है। 2018 में 50% से ज़्यादा एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स कर्ज में थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत में किसानों की क्या हालत है। हर एक फार्मर खेती करता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कोई भी फार्मर ये नहीं चाहता कि उनका बेटा या उनकी बेटी उन्हीं की तरह खेती करे, क्योंकि उन्हें पता है कि खेती में इतना फायदा नहीं हो रहा है। देन मिडिल मैन, जिनको पैरासाइट्स बोला जाता है फार्मर्स के लिए, आधा पैसा वो लोग खा जाते हैं। फार्मर्स के पास इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतनी अच्छी फैसिलिटीज
नहीं है फार्मिंग करने के लिए, पुअर इरिगेशन, देन सॉइल फर्टिलिटी की प्रॉब्लम, क्रॉप इंश्योरेंस उनको प्रॉपर अमाउंट में नहीं दिया जा रहा फार्मर्स को, देन क्रॉप इंश्योरेंस जो कि सरकार देती है बट फार्मर्स को उतनी नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले तो सरकार को किसानों को नॉलेज देनी चाहिए, है ना, किसानों को ऐसे प्रोग्राम्स चलाने चाहिए जिससे कि लोग हर गांव में आकर किसानों को जानकारी दें इंश्योरेंस के बारे में, जिससे वो अच्छा फ़ायदा उठा पाएँ और हमारे फार्मर्स की कंडीशंस इंप्रूव हो पाएँ। ठीक है। दूसरा कर्ज़ की मैं बता चुकी हूँ कि किसानों के ऊपर कितना कर्ज़ है, और अगर हम एवरेज मंथली फार्म इनकम की बात करें इंडिया में तो वो 5,298 रुपये है। मतलब ये किसान की जो सैलरी है वो महीने की 5,000 कुछ रुपये है। तो ये कितनी कम है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव का ठीक है, लेकिन शहर में तो इतने पैसों में तो शायद हम महीने का 2 किलो दूध भी नहीं खरीद पाएंगे। अब बात करें कि अगर वो फार्मर्स कौन से हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बॉर्डर्स पर, तो सबसे पहली बात यही है कि वो इंडिया के किसान हैं, नो मैटर वो कौन से स्टेट से हैं, किसान परेशान हैं इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सरकार को उनसे बात करनी चाहिए और कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। मतलब किसान इतने टाइम से परेशान हो रहे हैं तो ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फार्मर्स ऑफ पंजाब आर द बिगेस्ट बेनिफिशरीज ऑफ MSP। जो पंजाब के किसान हैं वो MSP का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं मोस्टली पंजाब के हैं। ठीक है। और अगर वो पंजाब के हैं भी तो ये डेटा निकाला गया था, लाइक एग्रीकल्चर सेंसस रिपोर्ट जो है 15-16 की, ईयर 2015-16 की, कहती है कि पंजाब में 100% फार्मर्स में से 5% फार्मर्स ही बड़े किसान हैं, बाकी 95% छोटे हैं। तो अगर 95% पंजाब के छोटे किसान भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं या उनमें 5% जो फार्मर्स हैं बड़े वो उनकी मदद कर रहे हैं, सो हमें मतलब इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए कि कौन से स्टेट का किसान है। किसान तो भाई किसान ही है। हाँ, पर ये फैक्ट है कि ज़्यादातर किसान पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, लेकिन उसके साथ उत्तर प्रदेश का किसान भी है, मध्य प्रदेश का किसान भी है और स्टेट्स के भी हैं, पर जो ज़्यादा मात्रा है वो पंजाब हरियाणा के किसान की है। बट आई थिंक ये चीज़ें मतलब इतनी मैटर नहीं करनी चाहिए। मुद्दा सिर्फ वही है कि किसान क्या मांग कर रहे हैं, क्या वो वैलिड हैं, इस चीज़ को पूरा अच्छे से एनालाइज करके सरकार को जो वैलिड है उसे पूरा कर देना चाहिए। जो वैलिड नहीं है उन्हें फार्मर्स को समझाना चाहिए कि हम ये आपकी मांगे पूरी नहीं कर सकते हैं और किन रीज़न से नहीं कर सकते हैं। सो एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन होना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि शायद दोनों में थोड़ी ईगो प्रॉब्लम है दोनों तरफ से। सरकार अपनी तरफ से शायद उतना ट्राई नहीं कर रही और जो फार्मर्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी सारी मांगे मान ली जाएं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ की बाद में कंडीशन क्या होगी भारत की, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ की बाकी सेक्टर्स पर उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो फार्मर्स को भी एक बार ये सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो पेंशन की डिमांड कर रहे हैं, अब ऐसा भी हो सकता है कि अगले कुछ सालों में फिर बाकी प्राइवेट सेक्टर से लोग उठकर आएँ और वो भी पेंशन की डिमांड करने लगे। सो ये तो खैर एक प्रॉपर रिसर्च के बाद ही पता चलेगा कि फार्मर्स की कितनी डिमांड वैलिड हैं और कौन सी डिमांड वैलिड नहीं है। जो है उस पर काम करना चाहिए और जो नहीं है वो फार्मर्स को भी समझना चाहिए कि पूरा देश है और इतनी ज़्यादा आबादी है, उसमें उनकी सारी डिमांड्स पूरी नहीं हो सकती। ये जो पूरी प्रेजेंटेशन आपने अभी अपनी स्क्रीन पर देखी है, ये आप डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हो। मैंने इस प्रेजेंटेशन की PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दी है, सो बी इन्फॉर्म्ड। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने गांव गई थी अपने नाना जी के साथ किसानों के मुद्दे पर एक इंटरव्यू शूट करने। बहुत मज़ा आया क्योंकि बहुत कुछ जानने को मिला। वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, यहाँ तक कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के साथ भी वो रिसर्च करते हैं। सो आई फाउंड हिम द बेस्ट मैच फॉर माई इंटरव्यू। लेट्स गो नाउ। मेरा नाम देवेंद्र सिंह, ग्राम मिला करावली, जिला गाजियाबाद का निवासी हूँ और मैं खेती करता हूँ। खेती के साथ साथ मेरा एक मधुमक्खी पालन का भी काम है, क्योंकि खेती से गुजारा नहीं हो पाता इतना। दूसरा मेरा वर्मी कंपोस्ट का भी, वर्मी कंपोस्ट की यूनिट पर भी हम बैठे हुए हैं। जैविक खेती भी करते हैं उसके साथ में,
किसानों को हम अपने यहाँ बुला के एक ट्रेनिंग की व्यवस्था बनाते हैं और जो स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ जो है ना सीखने के लिए बात किसान की है। किसान अपना उत्पादन जो करता है बड़ी मेहनत से करता है और जब वो मेहनत से करता है तो वो प्रोडक्शन कर सकता है। बाकी मार्केटिंग की जो दिक्कत है सारी जो उसे आती है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को उसकी व्यवस्था उसका एक सर्किट रेट सही देना चाहिए। जो रेट अपना जो मिनिमम रेट सरकार जो दे रही है प्रति सालाना उसकी जो है ना एक ऐसी व्यवस्था बने जिस पे जो उसका प्राइस ठीक हो। एमएसपी किसानों को देना चाहिए। बिना एमएसपी के जो है ना किसान अपना उत्पादन तो कर सकता है, बाकी उसकी बढ़ोतरी नहीं हो सकती। एमएसपी के दायरे में सरकार को भी सोचना चाहिए और जो हमारी जितनी भी किसानों की मांग है वो जायज़ है। बाकी किसानों को भी थोड़ा सा इसमें सोचना चाहिए कि जिस तरीके से सरकार हमारी मदद करे तो हमें भी जो है ना सारी मांगों को ना करके धीरे धीरे अपनी थोड़ी मांग करा कर आगे को बढ़ना चाहिए। जो एमएसपी की जो बात कर रहे हैं किसान, तो उसमें वो एमएसपी तो अभी भी सरकार दे रही है, बल्कि हर साल बढ़ती भी है एमएसपी। लेकिन किसान बोल रहे हैं कि उनको लीगल गारंटी चाहिए। वो चाहते हैं कि इस पर कानून बनाया जाए और तब एमएसपी दी जाए। तो ये वाली मांग आपको लगती है कि जायज़ है और सरकार को ये तो बिना हिचकिचाहट के मान ही लेनी चाहिए? और मांगों में से अभी 12 हैं कि वो पेंशन की भी डिमांड कर रहे हैं कि किसानों को। अब ऐसे तो अगर फार्मर्स भी पेंशन की डिमांड कर रहे हैं तो ऐसे तो लेबरर्स आएंगे, फिर अलग अलग यूनियंस आएंगी, सब लोग जो भी अलग अलग सेक्टर्स में हैं, सिर्फ सरकारी में नहीं, फिर तो हर इंसान जो सरकारी में भी नहीं है प्राइवेट सेक्टर में है वो सारे लोग सरकार से उसकी मांग करेंगे पेंशन की। तो ये किस हद तक ठीक है पेंशन? किसानों को 60 साल से ऊपर आज भी पेंशन है और जो किसान चाहते हैं कि इतनी हमारी पेंशन हो, फिर मजदूर वगैरह भी जाएंगे और भी लोग जाएंगे वहाँ जो है ना। सरकार की इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है कि सभी लोगों को पेंशन दे। बाकी जितनी भी पेंशन वृद्धा पेंशन जो सरकार ने की हुई है इसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी कर सकती है। और मेरे दायरे में तो ये ठीक है कि पहले भी पेंशन नहीं थी और तब भी किसान उसमें अच्छे तरीके से कमाता था और आज तो सरकार दे भी रही है वृद्धा पेंशन जो है ना। पेंशन की इस तरह की जो है ना जो सरकार जितनी भी दे रही है वो मांग जायज़ है, इस पे ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। जो किसान है अब उनकी एक और मांग है कि जो उनकी जो ज़मीन है वो सरकार ने खरीदी थी जब ये नोएडा बना था, है ना, और जब ये यमुना अथॉरिटी है पूरी, तो जब यमुना हाईवे बना था, जो वहाँ पे हाईवेज बने थे उसके लिए तो किसानों की ज़मीन गई थी उसमें बहुत ज़्यादा। तो किसान अब ये बोल रहे हैं कि जब उनकी वो ज़मीन खरीदी गई तो वो बहुत ही कम सर्कल रेट पे खरीदी गई और अब तक भी किसानों को उसका पूरा जो है पेमेंट वो नहीं हुई है अब तक भी। दूसरा वो ये कहते हैं कि उनका जो अब उन्हें जो भी उनकी ज़मीन गई है उसमें से जितनी भी ज़मीन उन्होंने दी है उसका 10% अब जो वहाँ पे बड़े बड़े मकान या फिर फ्लैट्स बन गए हैं उसमें से 10% उन्हें दिया जाए। जो डेवलप्ड ज़मीन हो गई है वो उन्हें दी जाए और उन्हें रहने के लिए, मतलब जिन ऐसे जो किसान है जो छोटे किसान है उनकी ज़मीन गई और वो उसके बाद बर्बाद हो गई, मतलब ना तो उन्हें उनके सही दाम मिले अपनी ज़मीन के, ज़मीन भी चली गई और अब वो किसान खेती भी नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास ज़मीन ही नहीं बची है। वो किसान को सरकार ने ले ली है और सरकार ने उसके सही दाम भी उसे नहीं दिए। तो जो किसान है वो इसको लेकर भी डिमांड कर रहे हैं कि ये नोएडा बन गया, मतलब इतना डेवलप्ड सिटीज़ बन गई जिसमें हम ज़मीन हमारी गई है, औरों के बच्चे नौकरी कर रहे हैं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है उन जगहों पर। तो इस पर आप क्या बोलते? सबसे पहले तो उस टाइम किसानों को जब नोएडा की ज़मीन गई थी वहाँ इतनी जानकारी नहीं थी। सरकार ने उस ज़मीन को जो है ना बहुत सस्ते रेट से ले लिया। तो किसानों की जायज़ लड़ाई है कि हम उसका 10% जो है ना रिहायश के लिए ज़मीन जो है ना 100 गज या 200 गज या 50 गज जो भी है वो दे देना चाहिए, क्योंकि किसानों के पास वो जो ज़मीन गई थी बहुत कम ही कीमत में गई थी। या फिर जहाँ वो उनकी ज़मीनें गई हैं जो सेक्टर बने हुए हैं उनके बच्चों को उसमें नौकरी दी। दूसरी बात ये भी है कि लोग बोल रहे हैं कि ये जो किसान सड़कों पर बैठे हैं ये पूरे देश के किसान थोड़ी हैं, ये तो सिर्फ मुश्किल से 2 राज्य के किसान हैं। सबसे ज़्यादा पंजाब के हैं और दूसरे हरियाणा के हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं लेकिन कम हैं। मतलब जो ज़्यादातर किसान हैं वो 2 ही राज्यों के हैं, पंजाब के और हरियाणा के। तो क्या ये बात सही है? और ये भी बोला जाता है कि जो एमएसपी का फ़ायदा है वो सबसे ज़्यादा पंजाब के किसानों को होता है, इसलिए पंजाब के किसान सड़कों पर हैं सबसे ज़्यादा। तो इस पर आप क्या कहोगे कि किसान है तो देश का ही ना किसान, अगर वो परेशान है और अगर वो इतने महीनों से वो बैठा हुआ है और वो कुछ मांगे कर रहा है तो सरकार को, सारी हम नहीं कहते लेकिन उनमें से कुछ मांगों को मान लेना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहोगे कि वो पंजाब के किसान है? बल्कि कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जब इससे पहले भी 2020-21 के प्रोटेस्ट हुए थे तो उसमें किसानों को खालिस्तानी बताया गया था और उनको कि ये तो आतंकवादी हैं, ये देश की जो स्थिति है उसे खराब करना चाहते हैं। तो इस पर आप क्या कहोगे? जब किसानों को ऐसी बातें कही जाती हैं तो
तो इस पर आपका क्या विचार है? देखो, ये जो किसान है ये अपने देश के किसान हैं और अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं। अब बैठकर सरकार के साथ में किसानों को भी और सरकार को भी एक समझौता करना चाहिए। इसका जो एक जायज मूल्य है, किसान जो मांग रहे, समर्थन मूल्य जो मांग रहे हैं, इसका MSP जो मांग रहे हैं, उस पर सोचना चाहिए और दोनों पीढ़ों को बैठकर उस पर विचार करना चाहिए, जिससे कि एक समस्या का समाधान हो। क्योंकि बातों से इसका समाधान होगा, ना सड़कों पर बैठने से होगा। सरकार को देखना चाहिए कि देश के किसान हैं, खेती करने वाले हैं, कोई बाहर के नहीं है, इसका बैठ के समाधान करें। और किसानों को भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि वो भी जो है समाधान में बैठ के एक रास्ता खोजे, जिससे इस बात का समाधान। और नाना जी, इस पर आप क्या कहोगे कि जब से हम अभी दोबारा जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है इसी साल से, फरवरी में शुरू हो गया था, और तब से किसानों को जो हमारा बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, उसके पंजाब हरियाणा का जो बॉर्डर है, उसके आगे हरियाणा पुलिस उनको जाने नहीं दे रही है। उन पे टीयर गैस के गोले और रबर गन्स और पता नहीं क्या क्या, पानी की बौछार, पता नहीं उनको किस किस तरीके से उनको वहाँ पे रोका जा रहा है। बहुत सारे किसान लगभग रोज या जब भी वो लोग जाने की कोशिश करते हैं, जत्था निकलता है 100 किसानों का, 200 का, तो वो लोग, उन्होंने बोला था सरकार ने कि आप ट्रैक्टर लेकर क्यों आते हैं? ट्रैक्टर से यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो खराब होता है, लोगों जो आम लोग हैं उनको परेशानी होती है, तो आप पैदल आओ। तो इस बार किसान मतलब उन्होंने मान ली कि ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो हम ट्रैक्टर लेकर नहीं आएंगे, हम पैदल आएंगे। तो 100 किसान, 150 किसान पैदल भी गए, पर उन पैदल किसानों को भी नहीं जाने दिया गया। मतलब आप ये मान लो कि फरवरी से अब तक इतने पूरा साल खत्म आने को हुआ है और अब तक किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा। क्या दिल्ली मतलब उनकी राजधानी नहीं है? मतलब एक अगर किसान बिना अपने किसी व्हीकल के वो पैदल जा रहा है, तो उससे देश को क्या खतरा है कि अगर वो दिल्ली चले जाएंगे, अगर वो संसद में या फिर उसके बाहर वो अपना बातों को रखेंगे, तो उसमें क्या नुकसान हो जाएगा? इसके अंदर ये है, ये किसान अपने भारत के किसान हैं, कर्मठ किसान हैं, मेहनत करने वाले किसान हैं और अपनी मांगों को लेकर आए हैं। अब सरकार को वोट तलब करने जाने देना चाहिए, पुलिस को रोकना नहीं चाहिए। वोट तलब जो बना हुआ है हमारा, इसी के लिए बना हुआ है, और सरकार वहाँ बैठ के जो है ना आपस में बातचीत करे किसानों से, इसका समाधान निकाले। और इसमें किसान जो है ना अपने, ठीक है सरकार कह रही है कि वहाँ बहुत तरह का उसमें जो है ना ट्रैक्टर जाने से जो है ना रोडों पे जो है ना जाम लगता है। ट्रैक्टरों को छोड़ के एक अपना स्थान जैसे वोट क्लब है वहाँ चुन ले और वहाँ बैठ के सरकार के जो मंत्री वगैरह हैं उनसे बातचीत करें और बातचीत करके इसका एक समाधान निकाले जो है। तो सरकार को भी और पुलिस को भी ये है कि इनको सबको जो है ना वहाँ जगह दी जाए। और किसानों से ये विनती है कि अपने जो है ना बाहरी वाहनों को छोड़कर पैदल कुछ यात्रा करके या अपना जो है ना दूसरे रास्तों से वो सीधा जो है ना वोट क्लब वगैरह पे अपना जो है ना धरना रखे, जैसे पहले भी रखा था, ठीक है साहब ने रखा था, वहाँ सुनी गई थी। तो इसमें जो है ना सब राष्ट्र का ही नुकसान है, कहीं ट्रैफिक जाम होगा, कहीं तोड़ फोड़ होगी, तो ये एक समाधान बातों से निकाले। अगर मैं नॉर्मल आपसे किसान के रूप में पूछूं कि तो एक जो नॉर्मल किसान है और उसके पास, मैंने रिसर्च में पढ़ा था कि लगभग 100% अगर किसान पूरे भारत में है तो उसमें से 85% जो है उनके पास लगभग 8 बीघे ज़मीन होगी मिनिमम, बल्कि उससे भी कम, कुछ फर्टाइल नहीं है। मतलब जो ज़्यादातर जो किसान है 80% या उससे ज़्यादा वो छोटे किसान हैं। तो जो उनके हिसाब से जो सरकार क्या जो उनको बीज प्रोवाइड करती है या फिर जो फर्टिलाइजर्स हैं, तो उनको किसानों को क्या दिक्कतें हैं? और एज आ मतलब अगर हम सरकार से हम चाहें कि अपनी मांगे रखना, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो ऐसा किसानों के लिए क्या करे और चीज़ें, या फिर वो इनफ कर रही है, या फिर सरकार ऑलरेडी इतनी चीज़ें कर रही है वो सही है? देखो, सरकार जो बीज प्रोवाइड करा रही है वो बड़े सस्ते रेट से हैं, किसानों के लिए उपयोगी हैं, लाभकारी हैं। जागरूक किसान बहुत कम है, छोटे किसान हो गए हैं आजकल। जो हमें जागरूकता बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने ही क्षेत्र के अंदर जो है इतने बीजे आए हैं, गेहूं का भी आया है, चने का भी आया है, सरसों का भी है, और बहुत बीज ऐसे हैं जो किसान को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। किसान इतने कम जागरूक हैं और उनको जागरूक होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमारी फर्टिलाइज़र की बात है। फर्टिलाइज़र जो है किसानों को भी जो है ना एक सीमित मात्रा में इसका वो हम अपनी सॉइल टेस्टिंग करा के प्रयोग करना चाहिए, वो भी अंधाधुंध प्रयोग ना करें। और सरकार से भी यही विनती है कि इस सब्सिडी को किसानों को जो है ना, क्योंकि किसानों के खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, अभी ख़त्म ना करें। जैसे कि अभी मोबाइलों पे दिया गया है कि इसकी जो है ना हम सब्सिडी को ख़त्म करनी है, तो किसानों को ये खाद फर्टिलाइज़र जितने भी हैं ये बहुत महंगे पड़ेंगे। तो इसीलिए जो है ना इसमें किसान की मदद सरकार भी कर रही है, ऐसी बात नहीं है सरकार नहीं कर रही। अच्छे बीज आ रहे हैं, अच्छी योजनाएं चल रही हैं। बाकी किसान को भी सोचना चाहिए कि वो भी उस टेक्नोलॉजी का और उसका प्रयोग जो है सही टाइम पर सही दिशा में जो है ना करता रहेगा।
तो नाना जी जैसे अब ज़्यादातर हम मतलब कुछ ही जो क्रॉप्स हैं वही उगाए जा रहे हैं पंजाब में भी, जो वहाँ का जो वाटर लेवल्स है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी डिप्लीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, क्योंकि आप अंधाधुंध आप सिर्फ वीट की खेती कर रहे हो और आप राइस की खेती कर रहे हो। तो आपके हिसाब से और ऐसी क्या क्रॉप्स हैं जो बाहर के मतलब उनके अच्छे दाम किसानों को मिलेंगे और किसान आसानी से मतलब वो सीख जाएंगे, उसमें मतलब ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उनको सिखाना भी आसान है और उनको दाम अच्छे मिलेंगे, क्योंकि ये जो हमारा वीट राइस हो गया इनके दाम मतलब सभी उगा रहे हैं इनको, तो जितना डिमांड अगर उसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा होगी और डिमांड अगर उसकी कम रहेगी, है ना, मतलब डिमांड की पूर्ति हो रही है उससे ज़्यादा अगर आप उगा रहे हो तो उनके रेट कम हो रहे हैं। तो ऐसी क्या फसलें और हैं, ऐसी कौन सी और क्रॉप्स हैं जो किसान उगा सकते हैं और उनके दाम अच्छे हैं मार्केट में, अच्छे, सरकार भी उनको खरीदेगी और एक वैरायटी आएगी, सिर्फ इन 2-3 जैसे सिर्फ गन्ना हो गया, तो इन सब चीज़ों से हटकर एक वैरायटी आएगी और ज़्यादा क्रॉप्स लोग खा सकते हैं। देखो अभी बात चल रही है खेती की, जिस तरीके से हमारे बुजुर्ग खेती करते थे हम उस तरीके से खेती नहीं करते। सबसे पहली चीज़ है हमारी जो ज़मीन है, ज़मीन की जो फर्टिलिटी है वो घटती हुई जा रही है। पशुओं की संख्या तो बहुत ही कम होती हुई जा रही है। उसके साथ में हमारी जो जैविक फसल थी, जैसे कि हमारे इसकी फसल थी, चने की फसल थी, मूंग की फसल थी, मटर की फसल थी, मसूर की फसल थी, बरसीम थी, इस तरह के जो हमारे जो फसल थे उनके अंदर जो है ना ज़मीन के अंदर फर्टिलिटी जो सूक्ष्म बैक्टीरिया है उनकी जड़ों से खींच के चले जाता था और उसके अंदर जो है ना हमें इतने खादों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब उस दिशा से हमने मोड़ लिया है, एक ही तरह की खेती कर रहे हैं। कहीं धान है तो धान की खेती हो रही है, गन्ना है तो गन्ने की खेती हो रही है, और जहाँ मक्का है मक्का की खेती हो रही है। तो हमें कम से कम जो है ना इस तरह की खेती करनी चाहिए जो हमारी ज़मीन को जो है कम पानी की आवश्यकता हो, उसके साथ साथ मल्टी क्रॉप हमारी होनी चाहिए। एक फसल के साथ कई की फसल बोनी चाहिए, जिससे कि जो हमारी नाइट्रोजन और फास्फोरस वो फसल ले रही है तो दूसरी जो है ना उसको जो है ना देती रहे और उनके पत्ती झड़ती रहे, आच्छादित होती रही हमारी ज़मीन जो है, उसके अंदर हमारी जो फर्टिलिटी है वो बराबर बनी रहेगी और हमें जो है ना फसल का अच्छा भी रेट मिलेगा उसमें। जैसे जैविक खेती हो रही है, जैविक खेती भी एक उसका मॉडल है। छोटी छोटी सब्जियों की खेती है, किचन गार्डन में भी हमें जो है ना इस तरह की खेती करनी चाहिए कि अपने जो है ना अपने आवश्यकता की जितनी भी चीज़ है उतनी हमें उगा लेनी चाहिए। हम एक ही साइड में भाग रहे हैं, कभी हमारा लहसुन 400-500 रुपये केजी हो रहा है तो कभी प्याज हो रही है। तो इस तरीके से हम जो है ना सारा सिस्टम जो है ना एक तरह से जो हम फसल के पीछे भागते हैं तो उसमें जो है ना कभी कम और कभी ज़्यादा है, तो किसान को रेट नहीं मिल पाता उसमें जो। तो हमें जो ना मिक्सिंग फसल भी ज़्यादा करनी चाहिए, उसके साथ साथ में जो एक ही फसलों पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना दौड़े, क्योंकि जो उत्पादन हो गया है उसको फिर बेचने में बड़ी दिक्कत होती है और वो फिर मंदा पिटता है। और बहुत चीज़ बूती नहीं है, बहुत थोड़ी मात्रा में, तो उनका रेट जो है ना डाउन अप डाउन चलता है। इस चीज़ को देखते हुए हमें जो है ना अपनी सफसली खेतों पर ध्यान रखना चाहिए। दलहन की खेती है, जैसे हमारी दलहन की खेती हमारी जो है कम पानी की खेती है। जहाँ धान बो रहे हैं, जैसे हमारे पहले बुजुर्ग धान बोते थे या गन्ना बोते थे, उससे पहले हम जो है ना चना और मटर बोते थे जो है, तो उसमें जो है ना हमारी ज़मीन की फर्टिलिटी भी बनी रहती थी और उसके साथ में पानी की आवश्यकता भी उसमें ज़मीन। आप किसानों के लिए ये बता दो कि जो छोटे किसान हैं वो उनको मतलब ये जो वो बचपन से या फिर वो बहुत टाइम से सालों से सदियों से वो खेती करते हैं दो ही चीज़ों की, तो अब वो नए क्रॉप्स पर कैसे शिफ्ट हो और ये चीज़ें मतलब उनको कौन सिखाएगा, वो कहाँ जाकर सीख सकते हैं? अगर आपको जानकारी है कि कोई केंद्र उनके आसपास या गांव में उनको मतलब उनको कौन बताएगा कि वो कैसे करें खेती, और ये जानकारी उनको कौन दे? मतलब सरकार को इसमें क्या करना चाहिए कि किसान जागरूक हो और वो खेती को दूसरी तब करेंगे जब उनको जानकारी होगी, और जानकारी तो सरकार का काम है वो प्रोवाइड करे उनको, तो वो कहाँ से जानकारी लें इन सब चीज़ों के बारे में? ये जितनी भी जानकारी है सरकार के केंद्र है हमारे, सबसे पहले हमें कृषि विज्ञान केंद्र प्रत्येक जिले के अंदर खुला हुआ है, उसके अंदर जाके जितने भी वैज्ञानिक हैं हमें मालूम करना चाहिए कि हमें जो है ना क्या काम करना है। वो आपको सलाह देंगे किसी वैज्ञानिक और आपको सही रास्ते पे जो है ना वो पहुंचा देंगे। वहाँ आपको जो सरकार के इंस्टीट्यूट है वहाँ जो है उसमें ट्रेनिंग जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद में वो वहाँ सब जो सिखाया जाता है तो वो बोलते हैं कि बैंक से जो है ना अपने प्रोजेक्ट पास कराओ। बैंक से प्रोजेक्ट पास कराने के लिए एक प्रोजेक्ट बनानी पड़ेगी, फिर जो है ना जानकारी वहाँ मिली जाएगी और अपना काम धीरे से छोटे स्तर से जो है स्टार्टिंग करके धीरे धीरे उसको बढ़ा लें। तो अब जो छोटी जोत है उस जोत के साथ में हमारा गुजारा नहीं होने वाला, हमें छोटे छोटे काम भी बहुत ज़्यादा
बनता है और उनको कर लेना चाहिए। जो किसान जो अभी भी धरना दे रहे हैं और जो सरकार है, आप उन दोनों से आपका आखिरी निवेदन क्या होगा कि उनको बातचीत की टेबल पर आकर उनको बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे वो धरना देते रहेंगे और वो कहेंगे कि सरकार 12 की 12 की वो मांग ले, उनकी मांगे मान ले, तो ऐसा तो मुझे लगता है सरकार भी शायद सरकार के लिए भी करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिसर्च बताती है, बहुत सारे एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर ऐसा सरकार किसान मतलब सरकार अगर ऐसा मान लेगी तो महंगाई आएगी और बहुत सारे चीज़ें जो है, बहुत सारे फिस्कल डेफिसिट होगा, बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ेंगे, तो सरकार भी सारी मांगे नहीं मान सकती। तो आप आखिरी सरकार से और किसानों से क्या कहना चाहोगे जो धरना दे रहे हैं? मेरा सरकार और किसानों से ये निवेदन है कि वो अपने धरने के बजाय सरकार से मिलकर बातचीत करें और बातों से अपना समाधान निकालें, क्योंकि सरकार भी सारी बातों को जो है ना नहीं मान सकती, और जो जायज़ मांग है उनको लेकर सरकार को भी मान लेना चाहिए किसानों को, और बातों से अपना समाधान निकालना चाहिए। I have done my part by giving you the best information possible. Now it's your time to appreciate it. सच में इस वीडियो में मेरे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं, वो भी सिंगल हैंडेडली। सो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो अगर कुछ अच्छा लगा हो या अगर कुछ बुरा भी लगा हो तो। साथ में ये भी बताना कि आप में से कितने लोग गांव से बिलोंग करते हैं, इंक्लूडिंग मी। धन्यवाद। जय हिंद।